नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। हरियाणा की खबरों में आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा कि सरकार की तरफ से दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना क्रियान्वित की जा रही है और इस योजना के तहत 1.80 लाख रुपए से कम उम्र वाले परिवारों के सदस्य की आकस्मिक मृत्यु हो जाने पर 1 लाख से 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। और इसके साथ मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे पहले भी 2023 के दौरान आई बाढ़ के कारण हुए नुकसान की भरपाई के लिए अन्य फसलों का 130 करोड़ 88 लाख रुपए का मुआवजा किसानों को सरकार की तरफ से पहले ही जारी किया जा चुका है। और इस प्रकार किसानों को 2023 के दौरान 218 करोड़ 83 लाख रुपए का मुआवजा दिया जा चुका है। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार सभी नागरिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए संकल्पबद्ध है और इस दिशा में समाज के कमजोर वर्गों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन के अलावा चिकित्सा सुरक्षा भी प्रदान की जा रही है। बता दें कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने दयालु स्कीम के तहत लोगों को सौगात दी है और कहा कि सभी नागरिकों को सामाजिक सुरक्षा देगी सरकार। सीएम नायब सैनी ने लिया फैसला, दयालु स्कीम के तहत लोगों को दी सौगात। 2200 परिवारों को जारी किए 108 करोड़ रुपए। देखिए, सरकार किसान हित की सरकार है और किसान के अगर फसल का कोई खराबा होता है, सरकार उसके ऊपर तुरंत तत्परता से काम करते हुए उस तक मुआवजा पहुंचाने का काम करती है और ध्यान भी रखती है कि कहीं पर किसी प्रकार की अगर किसान की फसल के ऊपर प्राकृतिक आपदा आती है, उस प्राकृतिक आपदा के कारण उसको नुकसान होता है तो उसकी भरपाई के लिए सरकार समय समय के ऊपर एक पोर्टल के माध्यम से उनका रजिस्ट्रेशन करके उन तक मुआवजा पहुंचाने का काम करती है। और उसी कड़ी के अंदर आज 2023 जो खरीफ की फसल है उसके खराबे का, जो नरमा की फसल है, कॉटन की फसल, उसके खराबे का, चाहे वो गुलाबी सुंडी से हुआ है या अन्य कोई प्राकृतिक उसके ऊपर आपदा आई है, उसके कारण से जो उसका खराबा हुआ था, लगभग आज 87 करोड़ 95 लाख रुपए का आज मुआवजा उन तक पहुंचा है। बीजेपी ने आगामी लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी कर दी है, जिसमें हरियाणा के 6 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया गया और सिरसा से अशोक तंवर को प्रत्याशी बनाया गया, जो कि हरियाणा कांग्रेस के 5 साल प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। और अंबाला से दिवंगत सांसद रतन लाल कटारिया की पत्नी बंतो कटारिया को प्रत्याशी बनाया गया और वहीं हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल करनाल से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे और हमीरपुर से केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर को प्रत्याशी बनाया गया है। हरियाणा में 6 लोकसभा सीटों की घोषणा हुई है। बता दें कि हरियाणा में 6 लोकसभा सीटों की घोषणा करनाल से पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल लड़ेंगे चुनाव। बीजेपी उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी हो गई है और साथ ही हरियाणा में 6 लोकसभा सीटों की घोषणा। करनाल से मनोहर लाल लड़ेंगे चुनाव। बीजेपी उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी। अगली खबर भिवानी से है, जहां लोकसभा सांसद चौधरी धर्मवीर को टिकट न देने पर लोगों ने खुशी जताई और साथ ही सांसद चौधरी धर्मवीर की धर्मपत्नी ने पीएम का आभार जताया। वहीं महेंद्रगढ़ लोकसभा सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह को बीजेपी की तरफ से टिकट दिए जाने पर उनके निवास स्थान पर मिठाइयां बांटकर गुलाल के साथ खुशी मनाई।
सांसद के निवास स्थान पर बधाई देने वालों का कार्यकर्ताओं की भीड़ लगी हुई है और भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र से परिवारों के सदस्य के फोन पर बधाई संदेश लगातार पहुंच रहे हैं। सबसे पहले तो मैं पूरे भारतवर्ष को शुभकामनाएं देना चाहूंगा कि अब की बार तीसरी बार मोदी सरकार आएगी और पिछली बार से कई मात्रा में आएगी और इस बार रिकॉर्ड तोड़ ऐसी आएगी कि अब तक दुनिया में नाम था कि 300 तक कोई पहुंचे, परंतु इस बार भारतीय जनता पार्टी 400 से ज्यादा सीट लेके आएंगी। और मैं तय दिल से माननीय प्रधानमंत्री जी का भी धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने पुनः चौधरी धर्मवीर सिंह पे विश्वास कर हरियाणा की जनता के कल्याण के लिए जो विश्वास जमाया है, उस विश्वास के ऊपर चौधरी धर्मवीर सिंह जी अपना पूरी सहमति के साथ खड़े रहेंगे और बाबूलादा जीत के पहले से भी ज्यादा मात्रा से जीत के आएंगे। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दिवंगत सांसद रतनलाल कटारिया की पत्नी बंतु कटारिया को बीजेपी ने लोकसभा प्रत्याशी बनाया और बता दें कि अंबाला लोकसभा सीट से बंतु कटारिया को रण क्षेत्र में उतारा गया। वहीं टिकट मिलने पर बंतु कटारिया ने पीएम मोदी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह का आभार जताया। इस दौरान उन्होंने कहा कि वो अपने पति की नीतियों को आगे बढ़ाएंगी और जिसके बाद बंतु कटारिया ने हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी और पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मुलाकात की। इस दौरान बंतु कटारिया भावुक हो गई। बता दें कि बीजेपी ने बंतु कटारिया को टिकट दिया और साथ ही पीएम मोदी का उन्होंने आभार व्यक्त किया। साथ ही बंतु कटारिया बनी लोकसभा प्रत्याशी। बंतु कटारिया ने पूर्व सीएम मनोहर लाल और साथ ही सीएम से मुलाकात की। बंतु कटारिया बनी लोकसभा प्रत्याशी और बंतु ने पीएम मोदी का आभार जताया है। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे देश के होम मिनिस्टर अमित शाह जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी, हरियाणा प्रदेश के अध्यक्ष और वर्तमान में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी और पूर्व में मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी, सबका आशीर्वाद आज रतनलाल कटारिया जी के परिवार को मिला है। तो रतनलाल कटारिया का परिवार भी पूरी मेहनत करेगा और इस विश्वास को आगे बढ़ाने की कोशिश करेगा। किस तरीके से आगे बढ़ाएंगे? लगातार 2 बार आपके पति रतनलाल कटारिया से सांसद थे, केंद्रीय में मंत्री भी रहे, तो इन कामों को आगे बढ़ाने के किस तरीके से आप देख रहे हैं? अंबाले की जनता उस विश्वास को आगे बढ़ाएगी। और एक चीज जो हमारे बीच में इजाफा हुई है, क्योंकि जब से हरियाणा बना है, पहली बार अंबाले का सीएम बना है, तो उसका फायदा भी अंबाले के लोगों को मिलेगा। कुरुक्षेत्र से सांसद और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष नायब सिंह सैनी को बीजेपी संगठन द्वारा मुख्यमंत्री बनाए जाने पर कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल देखा गया। रादौर में पार्टी के लोकसभा कार्यालय में कार्यकर्ताओं ने पूर्व मंत्री और बीजेपी ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष करणदेव कंबोज के नेतृत्व में लड्डू बांटकर खुशी मनाई और इस मौके पर पत्रकारों से बातचीत में पूर्व मंत्री करणदेव कंबोज ने कहा कि बीजेपी संगठन ने प्रदेश में पहली बार ओबीसी समाज का मुख्यमंत्री बनाकर ओबीसी समाज का सम्मान किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि पार्टी ने एक साधारण कार्यकर्ता को मुख्यमंत्री बनाया, जिससे पार्टी वर्करों में काफी खुशी है। वहीं जेजेपी से गठबंधन टूटने के सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि जेजेपी नेता जिस प्रकार से अपने महकमों में भ्रष्टाचार फैला रहे हैं, उससे सरकार की छवि खराब हो रही है। बता दें कि नायब सैनी के सीएम बनने पर खुशी जताई गई है। रादौर की ये तस्वीरें हैं जहां बीजेपी ने ओबीसी समाज का सम्मान किया है। करणदेव काम्बोज में
ने खुशी मनाई और रादौर की तस्वीरें हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि हर तरफ जश्न का माहौल है, मिठाई खिलाकर और साथ ही ढोल नगाड़ों के साथ डांस करके खुशी मनाई जा रही है और साथ ही एक दूसरे को मिठाइयां खिलाई जा रही हैं। नायब सैनी के सीएम बनने पर खुशी जताई। आप देख रहे हैं कि जिस प्रकार से कार्यकर्ताओं के चेहरों पर जो खुशी आज जाहिर हो रही है। पिछले 9.5 साल से प्रदेश के अंदर आदरणीय मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री थे और उन्होंने भी जिस प्रकार से प्रदेश में विकास के कार्य कराए और जो भ्रष्टाचार पर उन्होंने चोट करने का जो एक काम शुरू किया, उसके परिणाम भी आज हमारे सामने आ रहे हैं। लेकिन केंद्रीय नेतृत्व ने अभी हमारे बीच में से एक कार्यकर्ता को अब नया दायित्व देकर के सीएम का बागडोर दे करके और जितने भी काम आदरणीय मनोहर लाल जी ने शुरू किए थे उन सारों को भी पूरे करेंगे। के पूर्व सीएम मनोहर लाल ने बुधवार को विधायक पद से इस्तीफा दे दिया। वे करनाल सीट का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। वहीं आपको बता दें, उन्होंने करनाल सीट की जिम्मेदारी नायब सैनी ये कहा है कि वो संभालेंगे और साथ ही पहले मंगलवार को उन्होंने सीएम पद से इस्तीफा दिया। बता दें कि मनोहर लाल ने विधायक पद से इस्तीफा दिया और करनाल सीट का कर रहे थे प्रतिनिधित्व। वहीं उन्होंने कहा कि नायब सैनी संभालेंगे जिम्मेदारी। केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह फतेहाबाद दौरे पर हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च किए गए सूरज पोर्टल की लॉन्चिंग कार्यक्रम में फतेहाबाद में आयोजित जिला स्तरीय कार्यक्रम में शिरकत की। साथ ही कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि देश के केंद्र सरकार ने आम जन के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए बहुत सी योजनाएं शुरू की हैं, जिनका लाभ उठाकर लोगों ने अपने जीवन स्तर को ऊंचा उठाया। और जिस पोर्टल का शुभारंभ किया गया उससे लाभार्थियों को सीधा लाभ पहुंचेगा और वे स्कीम के तहत मिलने वाली सहयोग राशि से अपने जीवन स्तर को ऊंचा उठा सकेंगे। वहीं मीडिया से बातचीत करते हुए राव इंद्रजीत ने दोबारा गुरुग्राम से चुनाव लड़ने की इच्छा जताई है और साथ ही कहा कि पार्टी जो फैसला करेगी वे संघर्ष स्वीकार करेंगे। एक लंबी चेन बनी है। 10 साल के दौरान जो शोषित, वंचित, पीड़ित माइनॉरिटीज की संख्या है, जिसको दायरे से बाहर रखा जाता था सरकारी स्कीमों से, इनको शामिल करने के लिए एक शुरुआत हुई थी 2014 के अंदर, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और नरेंद्र भाई मोदी प्रधानमंत्री थे। उसी का एक अंक आज भी है कि 2 स्कीम्स आज के दिन लॉन्च करी गई हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खबर कैथल से है, जहां पुलिस को चकमा देकर सिविल लाइन थाना से फरार हुए धोखाधड़ी के आरोपी का दूसरे दिन भी कोई सुराग नहीं लगा और सिविल लाइन थाना सिटी और थाना CIA समेत पुलिस की 4 टीमें आरोपी की तलाश में लगी हैं। वहीं फरार होने के बाद उसके पहुंचने के कई संभावित ठिकानों पर रेड की गई, लेकिन पुलिस के हाथ खाली हो रहे हैं। वहीं फर्जी RC बनाकर धोखाधड़ी करने के मामले में पुलिस ने गांव कवारन निवासी भूपेंद्र को गिरफ्तार किया और पुलिस को आरोपी पर इतना ज्यादा भरोसा था कि वो उसे हवालात में बंद तक नहीं किया गया, जिसका फायदा उठाकर आरोपी थाने से फरार हो गया था और आरोपी के भागने में पुलिस की लापरवाही की जांच DSP हेडक्वार्टर उमेद सिंह को सौंपी गई और जांच में जिस पुलिस कर्मचारी की लापरवाही मिलेगी उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि कैथल पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है और साथ ही
बता दें कि पुलिस ने कैथल पुलिस को चकमा देकर फरार हुआ आरोपी। दरअसल डीएसपी करेंगे पुलिस की लापरवाही की जांच। कैथल का ये मामला है जहां पर कैथल पुलिस की बड़ी लापरवाही सामने आई है और पुलिस को चकमा देकर आरोपी फरार हुआ है। कैथल का ये मामला बताया जा रहा है जहां डीएसपी पुलिस लापरवाही की जांच करेंगे। कुरुक्षेत्र के उपमंडल शाहबाद के गांव अटवान और आसपास के दर्जनों गांव के लोगों ने रेलवे फाटक रास्ते के लिए आंदोलन को और तेज कर दिया है। वहीं ग्रामीणों का अनिश्चितकालीन धरना तीसरे दिन भी जारी रहा। ग्रामीणों ने कहा कि अंडरपास के लिए खुदाई होने के कारण रेलवे फाटक का रास्ता भी बंद हो गया है और वो ना तो अपने खेतों में जा पा रहे हैं और गांव का शमशान घाट भी रेलवे लाइन पार है। लोगों को शमशान घाट पर जाने के लिए 10 किलोमीटर घूमकर जाना पड़ता है और रेलवे के निर्माण कार्य में देरी के चलते वे धरने प्रदर्शन के लिए मजबूर हुए हैं। वहीं कांग्रेस पदाधिकारी धीमान ने कहा कि लोग परेशान हैं और धरना तीसरे दिन भी जारी है। यहां प्रशासनिक अधिकारी भी आए लेकिन लोगों को कोरा आश्वासन ही दिया है और चुनाव के समय भी लोगों को केवल आश्वासन मिल रहे हैं और गांव के लोगों के रास्ते कट चुके हैं। दर्जनों गांव के लोगों को दिक्कत है। अगर 20 तारीख तक काम शुरू नहीं हुआ तो रेल भी रोक सकते हैं। रेलवे फाटक के अनिश्चितकाल धरने पर मैं भी सरपंच के बुलावे पर परसों सरपंच साहब ने कहा था टवान ने कि यहाँ निश्चितकालीन, क्योंकि यहाँ लोगों को काफी दिनों से बहुत दिक्कत हो रही है। कम से कम 1 साल 4 महीने के करीब यहाँ पर ये फाटक का काम लगा था। सिर्फ 4 महीने काम चलकर 1 साल से बंद पड़ा है। लोगों को आने जाने के लिए बड़ी दिक्कत होती है। 60% लोगों के खेत इससे पार है और आने जाने में लेडीज को एक सबसे मेन जो प्रॉब्लम आती है, यदि परमात्मा ना करे किसी की अचानक डेथ हो जाए तो उसकी ये शमशान घाट इस रेलवे से पार है। उन लोगों को बड़ी 10 किलोमीटर से घूम करके आना पड़ता है। पहले तो आपका यहाँ पहुँचने पर हम स्वागत करते हैं और आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारे इस धरने के लिए आप आज हमारे तीसरे दिन में जो हमारा धरना जा रहा है और आप हमारे लिए यहाँ आए, आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा अपनी तरफ से और गांव की तरफ से। आज हमारा धरना तीसरे दिन में प्रवेश कर चुका है, जो कि हमारे पास यहाँ कल तहसीलदार और डीएसपी शाहबाद आए थे, जिन्होंने कोरा आश्वासन देकर कि आपका यहाँ 20 तारीख तक काम लग जाएगा। तो ऐसा झूठा आश्वासन देकर कोई लिखित में हमारे पास कोई ऐसा आदेश नहीं है कि जो कि ठोस आदेश हो। ये सिर्फ मौखिक आदेश हैं या ऐसा है जो डिमांड जैसे भेजते हैं कि डिमांड भेजी गई है। फरीदाबाद के नरियाला गांव में 2 पक्षों के बीच जमकर लाठी डंडे चले। वहीं इस घटना का वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वहीं आपको बता दें कि एक पक्ष के करीब 10 से 12 लोगों ने दूसरे पक्ष के ऊपर लाठी डंडे और लोहे के रोड से जबरदस्त हमला किया और वहीं झगड़े के दौरान एक पक्ष के करीब 4 से 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल पक्ष ने पुलिस को शिकायत कर दी और वहीं पुलिस मामले की जांच कर रही है। बता दें कि फरीदाबाद का ये मामला है जहां 2 पक्षों के बीच लाठी डंडे चले हैं और घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। यमुनानगर के विभिन्न इलाकों में ऐसे सैकड़ों परिवार हैं जो वर्षों से पाकिस्तान से यहां आकर बसे हुए हैं, लेकिन उनके पास यहां की नागरिकता नहीं है और अब उन्हें आसानी से भारत की नागरिकता उपलब्ध हो जाएगी। इन लोगों ने केंद्र सरकार की इस योजना का स्वागत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद किया और इनका कहना है कि वे लंबे समय से यहां की नागरिकता लेना चाहते थे, लेकिन उसमें काफी दिक्कत आ रही थी। लेकिन अब CAA कानून लागू होने से उन्हें आसानी से भारत की नागरिकता मिल जाएगी।
ये था कि हमें पता ही नहीं था कि ये कानून जो वीजा प्राप्त करने के लिए हमें मिनिस्ट्री में जाना पड़ता था, वो कहां पर है, कैसे है। लेकिन अब मोदी जी ने इतना आसान कर दिया कि ऑनलाइन सारी सुविधाएं कर दी हैं, जिससे हम आसानी से बैठ के अपने ऑफिस में जाके ऑनलाइन अपने आप भी हम कर सकते हैं कि हमारे को नागरिकता प्राप्त लेने में हमें आसानी मिलेगी। बहुत खुश है जो हमारे ये कानून जो पास कर दिया, इसका मैं बहुत आभारी हूँ। बीजेपी सरकार ने बहुत अच्छा करा। हमारे जो पाकिस्तान से लोग आए हुए हैं यहाँ, वो बेचारे बड़े परेशान है, वीजे के लिए बड़ी दिक्कत हो रहा है, लेकिन अब इतना आसानी हो गया कि सबको सिटीजनशिप मिल जाएगा। इस बात का मैं बीजेपी सरकार से बहुत आभारी हूँ। जय श्री राम। नानौंद में गांव बास के टोल प्लाजा पर किसानों का एमएसपी और अन्य मांगों को लेकर 14 फरवरी से धरना प्रदर्शन लगातार जारी है, जिसको लेकर टोल प्लाजा पर हरियाणा की खापों की एक महापंचायत हुई और इस महापंचायत में हरियाणा के सभी खापों की तरफ से चुनी गई 11 सदस्यीय कमेटी पहुंची और कमेटी के सदस्यों ने महापंचायत में 3 फैसले लिए, जिसमें खापों की तरफ से किसान संगठनों को 16 मार्च तक का समय दिया गया है और वो एक मंच पर आए और एकजुट हो जाए, ये कहा। और जब तक खापे फैसला नहीं लेते तब तक धरना शांतिपूर्वक चलता रहे और साथ ही तीसरा, जब तक सभी किसान संगठन एक मंच पर नहीं आते तब तक कोई भी खाप किसी भी संगठन के काल का समर्थन नहीं करेंगे। आज की जो 11 खापों की कमेटी बनाई थी 11 आदमियों की, उन्होंने फैसला लिया है कि भाई जब तक किसान संगठन एक मंच पर नहीं आते तब तक खापे किसी भी काल का समर्थन नहीं करेंगे। टोल इतने धरना जो है ना वो शांतिपूर्वक जारी रहेगा। खापे ये चाहती हैं भाई जो किसान संगठन है वो सभी एक होकर के आए और जितनी भी खापे हैं वो किसानों के साथ हैं। 16 मार्च तक नहीं लिया खापो कमेटी ने है ना सभी किसान संगठनों को टाइम दिया हुआ 16 मार्च तक का। अगर वे एक मंच पे होके आएंगी उसके बाद खापे अगला अपना रणनीति आगे बढ़ाए। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। लोकसभा चुनाव नजदीक है, सभी राजनीतिक दलों की गतिविधि तेज हो चुकी है और इसके साथ ही इंडियन नेशनल लोकदल के पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारियों की गतिविधि भी तेज हो गई। इनेलो के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला और पार्टी प्रधान महासचिव अभय चौटाला के निर्देशानुसार पार्टी की 5 सदस्यीय कमेटी राज्य मंत्री जगह जगह कार्यकर्ता बैठक कर रहे हैं और साथ ही बता दें कि 5 सदस्यीय कमेटी के चेयरमैन प्रकाश भारती ने बताया कि पार्टी की पार्लियामेंट की बैठक होगी और इसके बाद ही उम्मीदवारों के नाम तय किए जाएंगे। मंत्री ओम प्रकाश चौटाला साहब जो 5 बार हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। भाई अभय सिंह चौटाला जी पार्टी के प्रधान राष्ट्रीय महासचिव हैं। पिछले दिनों प्रदेश की बैठक हुई और उसमें एक फैसला लिया गया था कि लोकसभा चुनावों की 10 की 10 सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे। उसके लिए एक 5 मेंबरी कमेटी बनाई गई थी, जिसमें हमारे उमेश सिंह लोहार जी हैं, हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, श्याम सिंह राणा जी हमारे ऑल इंडिया के संगठन मंत्री हैं, हमारे नरेश शर्मा जी हैं जो पूर्व विधायक 2 बार के बादली से, और जसवीर सिंह ढिल्लो जी हमारे लीगल सेल के अध्यक्ष हैं। आज वो टीम हमारी पूरी 5 मेंबरी जो टीम है वो यहाँ पर आवेदन लेने के लिए आए हैं, हम कार्यकर्ताओं की राय जानने आए हैं। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपके प्रवक्ताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। आज कार्यक्रम सम्मेलन एक 75 लोकसभा और अम्बाला लोकसभा का शाहबाद में रखा गया। उसके लिए जो हमारी 5 मेंबरी कमेटी है उसके चेयरमैन प्रकाश भारती जी हैं, तो वो आज आवेदन लेने के लिए आए हैं। जिसने आवेदन देने हैं वो आवेदन आज दे रहे हैं। जनता की यही अपील है कि आने वाले चुनाव में इंडियन नेशनल लोकदल का साथ जोड़ शोर से इंडियन नेशनल लोकदल का जो भी प्रत्याशी है उसे बहुमत के साथ जिता करके भेजें। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।